हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आज आपके बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और देखिए, आज का हमारा वीडियो क्या, समान विज्ञान मतलब जनरल साइंस के बारे में क्वेश्चन कुछ कर लेंगे, जो कि नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल एच, एयरफोर्स ग्रुप वाई की बात करें तो इन सभी के एग्जाम्स में बहुत कुछ ज़्यादा ही हद तक क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें से, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है। तो मैं समान विज्ञान मतलब जनरल साइंस के जितने भी वीडियोज आपको प्रोवाइड करूँगा उसे आप छोड़ना मत, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद खुद लास्ट में बोलोगे सर आज कुछ सीखने के लिए मिला है हमें। ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट बार आए हो चैनल पर, तो प्लीज़ ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और जहाँ तक बात है, क्वेश्चन सारे हिंदी में ही रहेंगे, लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि हिंदी आपको नहीं समझ में आएगी वहाँ मैं इंग्लिश बता दूंगा उसका। ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है? बताइए ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिससे हमें पॉल्यूशन हमारे वायुमंडल में नहीं होता है। ठीक है। एनवायरमेंट जो पोल्यूट नहीं होता है। देखिए, डीजल इंजन, ध्वनि प्रसारक और मोटर कार, इन तीनों से जो होता है आपका पोल्यूशन होता है। आप देखो, डीजल इंजन से और मोटर कार से क्या होता है, आपका एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें से जो आपका धुआं निकलता है। फिर ध्वनि प्रसारक जैसे कि आपका क्या होता है, इससे भी हमारा कौन सा होता है, साउंड पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उससे हमारा पोल्यूशन नहीं होता है। क्लियर। अब चलिए, अब देखिए 52 नंबर क्या है, सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है। सूर्य से जो ऊर्जा एनर्जी आपको मिलती है सूर्य से, तो वो कैसे होती है? क्या वो संलयन से होती है, विखंडन से होती है, फिर रासायनिक अभिक्रिया से होती है, फिर कोयला के जलने से होता है? तो देखिए, सूर्य में कोई कोयला तो है नहीं, और उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, और न ही उसमें कोई नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है। तो ये जो है नाभिकीय संलयन होता है, उससे आपका सूर्य से एनर्जी आपको मिलती है। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन करेंगे, जिसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना, आगे जैसे जाओगे तो कुछ न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब देखो 53 में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कैसे करते हैं? वही मैकेनिकल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे आपको चेंज करते हो, वो बताता है आपको। तो जाहिर सी बात है, सिंपल से, कि आपको डायनेमो के द्वारा मतलब विद्युत जनित्र के द्वारा क्या करते हो, आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। क्लियर। अब बताया 54 में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? समतल दर्पण जो होता है गाइस, उसमें कैसा इमेज बनता है? तो एक्चुअली में आभासी मतलब इमेजनरी होता है, और कैसा होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है। क्लियर। इमेजनरी और सीधा होता है, इस बात को याद रखना। आपको हो सके अभी मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में चलोगे आपको काफी मजा आएगा। ठीक है। अब देखो 55, लोकलांसी सेल। ठीक है। बैटरी का क्या टाइप है? विद्युत ध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज होता है उसमें। अब देखिए, हम इधर जैसे से आगे बढ़ेंगे आपको काम लायक चीजें मिलेंगी। ठीक है। अब देखो 56 में क्या है, एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री गेंद ऊपर की ओर उछालता है। ठीक है। और वापस गेंद आएगी तो कहाँ आएगी? मतलब ट्रेन में आप चल रहे हो। ठीक है। ट्रेन जो है एक समान वेलोसिटी से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। ट्रेन में गेंद ऊपर फेंकोगे तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हो 10th क्लास की, आपका जो बॉल जो होगा, कहाँ ट्रेन में बॉल अगर फेंकते हो तो कहाँ गिरेगा? आपके वापस हाथ में ही गिरेगा। ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इधर ये देखिए, अब आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कुछ हो गया, इधर आएगा धीरे धीरे। अब देखो, एक यौगिक का अणु सूत्र। ठीक है। C4H8 और 02 है। ठीक है। 02 ये ऑक्सीजन का है। ठीक है। O2 है। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? देखो, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए जब भी आपको क्वेश्चन में रहता है तो कुछ भी करना नहीं होता है। ये जो इसमें दिया हुआ है 4:8:2, इसलिए आपको 4:8 वही आपको देखो 4:8:2 लिख रहा है, और इसे कटा देना है। ठीक है। तो 2:4 आपका 1 आ जाएगा। तो देखो ये जो रेशियो किस में है, तो देखो 2:4:1 यही वाला हो गया। ऑक्सीजन का कितना है? एक ही होगा यहाँ पे। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो गया, इसमें आंसर हो गया। अब 58 देखो, 58 में क्या है आपका, 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको पता है ये क्या, इक्वल टू 1 मोल होता है। ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है, ये तो आपको पता होगा। अब देखो 59 क्वेश्चन क्या है, 1 मोल NaCl, ठीक है, किसके बराबर होता है? तो कहीं देखिए आपको 1 मोल, ठीक है, मोल को अगर हम ग्राम में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं आपको पता होगा, जो कि आपका नीचे देखो दिया हुआ है 23, और NaCl का जो है आपका Mu मतलब एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है, और क्लोरीन का आपका दिया हुआ है। ठीक है। सोडियम और क्लोरीन का दोनों दिया हुआ है। तो कितना है क्लोरीन का? 35.5। तो वो करना कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने अणु है, तो 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Na2 नहीं दिया हुआ है ना, तो मतलब यहाँ पे कितने नाइट्रोजन का? 1 अणु है। ठीक है। तो Na1 यहाँ पे 1 जो नहीं लिखा जा रहा है, तो क्या करना है, 1 इंटू 23 एटॉमिक मास यूनिट है ये। ठीक है। प्लस अब देखो क्लोरीन का कितना है,
क्लोरीन का यहाँ पे भी एक ही है और इंटू ये कितना देगा 35.5। अब जैसे ही इसे सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा आपका 23, ठीक है, प्लस 35 प्लस 5। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 5.85 ग्राम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का आपका ये हो जाएगा क्लियर। अब वही क्वेश्चन देखो 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है 58.5 ग्राम NaCl किसके बराबर है, तो 1 ग्राम मोल के बराबर है। यही जो आपका 59 क्वेश्चन है 1 मोल NaCl किसके बराबर है, बात ये कहो, या फिर 58.5 ग्राम NaCl कितने मोल के बराबर है, तो 1 मोल मतलब 1 ग्राम मोल के बराबर है क्लियर। वही क्वेश्चन में यहाँ पलट के दे दिया गया। चलो यही आपका न्यूमेरिकल नहीं है, और भी न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। देखो 61 क्या है, एक दूरदृष्टि दोष, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता है, बताओ। जिसे दूरदृष्टि दोष होता है उसे क्या नहीं दिखाई देता है, तो उसे पास की वस्तु जो है साफ नहीं दिखाई देती है। मतलब एक होता है मायोपिया जिसमें आपको दूर की वस्तु नहीं क्लियर दिखाई देगी, और हाइपरमेट्रोपिया जिसमें आपको नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, वही एक दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिया क्लियर। चलिए 62 क्या आपका, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बता रहे लाइट का जो होता है वेलोसिटी सबसे अधिक किस मीडियम में होता है। देखो दो चीज यहाँ पे सीख लो, क्या 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 आपको सीखना है, एक जो होता है लाइट का सीखो, ठीक है, और एक आपका जो होता है साउंड का मतलब ध्वनि का। इन दोनों के बारे में बताता हूँ आपको। लाइट का वेलोसिटी कब अधिक होगा, जब निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, हवा भी नहीं रहना चाहिए, मतलब जितना खाली रहेगा उतना स्पीड जो इसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके उल्टा साउंड है, मतलब जितना कठोर चीज रहेगा उतना इसका जो होता है वेलोसिटी अधिक होगा, क्योंकि साउंड उससे निकलना है, जब तक कोई पदार्थ से टकराएगा नहीं तब तक आवाज निकलेगा नहीं, इसलिए उसे कठोरता की आवश्यकता होती है। और लाइट का क्या है, लाइट को पार करना है, ठीक है, तो उसे जितना खाली मिलेगा उतना तेजी से वो पार करेगा। तो वही निर्वात में इसका जो वेलोसिटी अधिकतम होता है, स्पीड सबसे अधिकतम होता है लाइट का, कहाँ, तो निर्वात में, वैक्यूम में क्लियर। अब देखो 63, स्थिर जल में पत्थर गिरने से उत्पन्न जो होता है तरंग मतलब वेव कैसा होता है, तो वो होता है अनुप्रस्थ प्रगामी क्लियर। अब देखिए 64 क्या है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है, तो कहीं ध्वनि तरंगे जो है प्रत्यास्थ तरंगे है, कैसा, ध्वनि तरंगे जो है प्रत्यास्थ तरंगे है, ठीक है। अब देखो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस जो किस पे डिपेंड करता है। देखो जैसे कि एक मान लो कि चांदी का तार है, मान लेते हैं, एक क्या सिल्वर का तार है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और एक हम लोहे का तार लेते हैं, तो दोनों में प्रतिरोध किस में अधिक रहेगा, तो प्रतिरोध जो है गाइज आयरन वाले में, लोहे वाले के तार में प्रतिरोध ज्यादा रहेगा और सिल्वर वाले में कम रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो चांदी जो एक अच्छा सा क्या है, सुचालक है, ठीक है, और लोहा जो है सुचालक है, लेकिन चांदी की अपेक्षा उसमें चालकता क्या होती है, कम होती है। तो जाहिर सी बात है अब पदार्थ कैसा पदार्थ है, किस चीज का तार है, मतलब उस पर डिपेंड करता है, तो ठीक है, तो तार के पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है, उसका प्रतिरोध। चालकता ज्यादा रहेगा उसमें तो उसका जो प्रतिरोध रहेगा वो क्या होगा, कम रहेगा, और चालकता कम रहेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। बात तो वही है। अब देखो 66, एक ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है क्या काम करता है, तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 12th में, तो ठीक है, तो ये वोल्टता को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है, वोल्टता जो होती है उसको चेंज करने का। चलो 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे सस्ती होती है। ये जो आपका सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बता पूछ रहा जा रहा आपका कि चारों ऑप्शन में से जिसको जो भी आपका मतलब बिजली प्राप्त करने का सोर्स है ये सबसे सस्ता कौन सा है। देखो आप लोग बहुत सारे बोल रहे हो कि सर सोलर एनर्जी जो है सस्ती है, लेकिन जो पवन जो एयर से आप एनर्जी को प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो उससे भी सस्ती होती है क्लियर। चलिए अब देखो 68 में एवोगाड्रो, ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, तो आप तो ये जानते हो कि इसे मैं नहीं भी बताऊं तो आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट जो आंसर कर दोगे, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻28। अब ये जो वैल्यू याद रखना, आगे न्यूमेरिकल जैसे हम बनाएंगे उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻, मतलब 23, ठीक है, 10 का पावर क्या है, 23 है। इस चीज को आप लोग याद रखना। अब जैसे चलेंगे अब आगे कुछ न्यूमेरिकल मिलेगा इससे रिलेटेड। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में आप बताना है कि मतलब कितने होती है परमाणुओं की संख्या, तो वही होती है 6.022 10⁻23 अणु, ठीक है। ये तो ऑलरेडी एवोगाड्रो संख्या का क्या है, वैल्यू है। अब देखो न्यूमेरिकल आपका आ गया। अब बताना है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान जो है 98 AMU, मतलब AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये भी पूछते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसका जो फुल फॉर्म आपका AMU का पूछ दिया जाता है, तो वही है। तो आप पूछ रहा है कि इसका एक अणु का द्रव्यमान जो है वो कितना होगा। अब देखो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या सीखना होता है,
कि एक एएमयू में कितना ग्राम होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर ये नहीं बनेगा आपके लिए। उसके लिए क्या होगा, 10th या फिर 12th आप लोग पढ़ के आए हो तो उसका आपको थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। मतलब जो थोड़ा बहुत फार्मूला रहता था बचपन से आप लोग जो पढ़ते आए हो उसको यहाँ पे हेल्प में मतलब यूज में लाना है। देखो क्या होता है एक्चुअली, 1 AMU, यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 AMU इक्वल टू 1.661 10 टू द पावर कितना -24 ग्राम होता है। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे 98 AMU दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इसके अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको करना क्या है, जब 90 मतलब 1 AMU में इतना ग्राम होता है तो इसमें क्या करना है, 90 इसमें क्या करना है, 98 से 1.661 10 टू द पावर -24 को क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये आपका एक्चुअली आंसर कितना आएगा, देखो 162.7 इंटू 10 टू द पावर -24 आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो ना आंसर कितना आएगा, इसको गुना करोगे तो 162.7 इंटू 10 टू द पावर -24 आ रहा है, ठीक है। ग्राम होगा, ये ग्राम में चेंज कर रहे हैं। तो देखो ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये इससे रिलेटेड जब ये दिया हुआ है, इसका पावर -24 दिया हुआ है, देखो 162.17 दिया हुआ है, तो यहाँ जो कि डायरेक्ट यहाँ पे 7 हो रहा है। अगर आप आंसर ये अगर मान लो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे छोड़ना मत, जो भी इसके अप्रोक्स काफी नजदीक में होगा उसे आंसर कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि कभी कभार हमें अप्रोक्स में भी आंसर सॉल्यूशन मतलब ऑप्शन दे दिया जाता है, तो इसका आंसर आपको ए करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपका देखो हर एक चीज़ ठीक है, मतलब 162.17 इंटू 10 टू द पावर -24 दिया हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही आपका फर्क, तो काफ़ी नज़दीक में आपका यही है। आप पूछोगे सर हम इसे क्यों नहीं करेंगे, इसे क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पावर में काफ़ी चेंजिंग आ रहा है आपका, ठीक है। और एक बार पावर में चेंजिंग का मतलब समझ रहे हो, 1/10 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब देखो 71 में क्या है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो अब परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो मैं ऊपर से पढ़ाते आ रहा हूँ, क्या हो रहा है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 72 में देखो क्या है गाइस, खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए नमी की चाहिए, मतलब वायुमंडल में कितना मॉइस्चराइजर होना चाहिए था, तो वो 14% से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो बीज खराब होने की संभावना रहती है। अब बताओ NTP का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो उस पर होता है 44.8 लीटर को कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बताओ। तो कहीं देखो 1 लीटर में कितने मोल होते हैं, बताओ कितने मोल होते हैं। मान लो तो मैं बताता हूँ, देखो 1 लीटर में 22.4 लीटर होते हैं। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद करना होगा ना, ये सब जो है आपको याद करना होगा। तो पूछ रहा है कि 44.8 लीटर में क्या होगा, तो हमें भाग दे देना है 44.8 बाई 22.4, ये कट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। तो इस वाले फॉर्मूला को याद रखना कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। ये आपको अगर नहीं याद है तो फिर सॉरी 22.4 मोल होता है, लीटर नहीं होता है। तो ये बात अगर नहीं याद है तो फिर आप इसे नहीं बना पाओगे। तो 73 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 2 जिसमें है। अब बताओ मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो ये चांदी होता है, ठीक है। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है, ठीक है। चलिए 75 में क्या है आपका, सब किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। मतलब सार्वत्रिक विलायक का मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज को अपने अंदर क्या करे, गुला ले, ठीक है। किसी भी चीज को अपने अंदर क्या करे, गुला ले। तो पानी होता है कि पानी हर एक चीज को लगभग क्या अपने अंदर क्या करता है, घुला लेता है, ठीक है। चलिए ये आपका जो हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट सीरीज के लिए से कंटिन्यू करना है, तो आप लोग का रिस्पांस अगर ठीक रहता है तो मैं इस सीरीज को स्टार्ट करूँगा, मतलब कंटिन्यू करूँगा, स्टार्ट तो हो गया है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहता तो हम 1-2 पार्ट के बाद इसे बंद कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।